प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा निर्यातक की नई पहचान बना रहा है। श्री मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। गृह मंत्री ने अपने संदेश में लोगों से हिंदी में काम करते हुए संवैधानिक दायित्वों का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। गरियाबंद में सीकासेर बांध के 17 गेट खोले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक की नई पहचान बना रहा है। श्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को नमन करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत और उन्नत तोपखाने का निर्माण कर रहा है। आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के प्रदर्शनी मॉडल का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पहले चरण में निर्माण कार्य के लिए 101 करोड़ 41 लाख स्वीकृत किए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े लगभग 395 महाविद्यालय संबद्ध होंगे। वहीं अलीगढ़ रक्षा गलियारा परियोजना के लिए करीब 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस रक्षा गलियारे की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2018 में की थी। रक्षा गलियारा बनने से देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। एक ट्वीट में अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के अनवरत प्रयासों से ही हिंदी वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बना रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से ये संकल्प लेने की अपील की है कि वे देश के प्रति राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे और हिंदी में काम करते हुए संवैधानिक दायित्वों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में हो रहा है। भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम भी है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग की अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ज्ञान का उचित दोहन मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है। हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि सरकार देश में सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिकों ने के माना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और हिंदी की इन्हीं विशेषताओं और लोकप्रियता को ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। इधर प्रदेश के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि बच्चों को हिंदी भाषा का महत्व बताना चाहिए और इसे बोलने पर हमको गर्व होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हिंदी का शब्द भंडार एक तरफ संस्कृत से तो दूसरी तरफ अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध हुआ है। हिंदी के सहज ग्रहणीय भाषा होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 78,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 37,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 3 करोड़ 24 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.58% है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कल 25,000 से अधिक मरीजों में कोविड संक्रमण की पहचान हुई। इस समय कुल 3,62,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का 1.09% है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड जांच क्षमता बढ़ाई गई है और अब तक 54 करोड़ 44 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। कल 14,30,000 से अधिक जांच की गई। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 38 मामले सामने आए हैं। वहीं 14 जिलों में कोई भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है। वर्तमान में 376 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.14% है। आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को बनाए रखने के उद्देश्य से नवा रायपुर में भी वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए करीब 100 एकड़ की जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर से पहले कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इसके जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रस्तावित सेवाग्राम में मिट्टी, चूना, पत्थर जैसी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करने के साथ ही छत्तीसगढ़ी शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित सेवाग्राम में गांधीवादी सिद्धांतों, ग्रामीण कला और शिल्प केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां अतिथि विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही वहां वृद्धाश्रम तथा वंचितों के लिए स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को प्रोत्साहित करना तथा वैचारिक आदान प्रदान के लिए छत्तीसगढ़ में एक विश्व स्तरीय व्यवस्था का निर्माण करना है। यहाँ विजिटर्स सेंटर सीखने, निर्वाह करने और गांधी के सिद्धांतों का स्मरण करने का केंद्र होगा। प्रदेश में किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खाद, बीज की कमी, बिजली कटौती सहित 6 अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। इस संबंध में जिले के किसान मोर्चा अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने बताया कि राज्य सरकार विकास खंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को मुआवजा दे। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ये किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया जा रहा है। किसानों के द्वारा तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन है। ये किसानों के सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार कोई भी प्रकार के कदम नहीं उठा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तहसील स्तरीय ये सर्वे करा करके अतिशीघ्र 15,000 रुपये हमको मुआवजा राशि की घोषणा करें, क्योंकि हमारी फसल कमजोर हुई है। दूसरा, हम ये मांग करते हैं कि अघोषित विद्युत कटौती जो इन्होंने की है, इसको बंद किया जाए तत्काल। उधर जांजगीर चांपा जिले में किसान मोर्चा के धरना प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल भी शामिल हुए। उन्होंने धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने की मांग की। मोर्चा के कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के कड़ी के रूप में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 6 से 19 सितंबर तक आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। इसके तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं ESIC ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत श्रमिकों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश के दुर्ग जिले में ESIC योजना के तहत निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। भिलाई के खुर्सीपार स्थित ESIC अस्पताल में बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। इस संबंध में श्रमिकों के परिजनों ने बताया कि उनके इलाज का पूरा खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है। अस्पताल नहीं होता सर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत खर्चा रहता है और लंबा लाइन के चक्कर में वो चक्कर काटते रहो, ये वाला सिस्टम हो जाता है। अभी सवेरे जाओगे तो शाम को मिलता है पर्ची, शाम को आना बोलता है, और यहाँ आओगे तो तुरंत का तुरंत हो जाता है। हम लोगों को राहत है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ता है, पैसा लगता नहीं है, यहाँ ठीक लगता है। दवाई समय पर मिल जाता है, जो भी दवा। वहीं अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार खोबरागड़े ने बताया कि यहां आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं। साथ ही गंभीर मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाता है। निगम में अधिकतम 10 व्यक्ति जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनीज में, होटल में, टॉकीज में या स्कूल में या जहां भी गैर शासकीय संस्था है, जहां भी 10 से अधिक श्रमिक भाई काम करते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें जिनको भी 21,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वहाँ तक के श्रमिक भाई इसमें कवर रहते हैं। इन श्रमिकों में बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा हित लाभ पात्रता प्रदान की जाती है। ये टोटल कैशलेस सुविधा रहती है। इसमें मरीजों को औषधालय में आने पे प्राथमिक उपचार हर तरह से दिया जाता है। डॉक्टर खोबरागड़े ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश भर में 32 ESIC अस्पताल संचालित हैं, जिसके माध्यम से श्रमिकों और उनके परिजनों को निःशुल्क इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे उन्हें काफ़ी राहत मिली और निजी अस्पतालों में महंगे इलाज से भी छुटकारा मिला है। गौरतलब है कि इलाज के लिए प्रीमियम राशि के तहत उनको मिलने वाली तनख्वाह में से सिर्फ 0.75% राशि और नियोक्ता की ओर से 3.25% राशि देय होती है। प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही आवागमन भी बाधित हो रहा है।
गरियाबंद जिले में 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण करीब 100 गांवों में नदी नाले का पानी भर गया है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकासेर जलाशय के 17 गेटों के माध्यम से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं आसपास के इलाके में लोगों के फंसने की भी सूचना है, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। जिले के मजरकट्टा गांव में चिखली नाले में आई बाढ़ से 2 लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें राहत दल ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी तरह कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए राहत दलों को तैनात किया गया है। लगभग 5 जगह पे कुछ लोग अटक गए थे, उनका रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। 2 जगह पे अभी रेस्क्यू भी किया गया है। बाकी राज्य शासन से हम लगातार संपर्क में हैं। स्टेट एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच गई है। इन सभी लोगों को रेस्क्यू तत्काल किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही बारिश के मद्देनजर जल भराव होने पर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निकासी की व्यवस्था करने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।